मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर जिसके अंतर्गत आज बीएस फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति में जो सिलेबस चेंज हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का, उनका सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज क्या है, आज जो है सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है जो कि हमारा क्या है, फिजिक्स का है। ठीक है, इसमें जो है दो पार्ट हैं। पहला पार्ट या पार्ट ए में कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा से संबंधित जो घटनाएं होंगी उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अतिरिक्त काइनेटिक थ्योरी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें क्या है, रियल गैस क्या होती है, वान डेर वाल्स गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, इन सब के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे बॉइल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इनके बीच में संबंध क्या है, इन सब की बात जो है डिस्कशन करेंगे, जो इसका पार्ट ए है। और इस पार्ट ए में क्या है, 4 यूनिट होंगे। 4 यूनिट के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट जो है सो पार्ट बी कहा गया है। इसके अंतर्गत भी क्या होंगे, 4 यूनिट होंगे। इसमें इसका की नाम क्या है, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, जो टॉपिक का नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, सर्किट फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, बेसिक सर्किट के बारे में बताएंगे जो कि एलिमेंट्री सर्किट होंगे। इसमें एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, या डिफरेंट प्रकार के सर्किट जैसे एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके अतिरिक्त सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर की बात आती है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या, इत्यादि का अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर का नाम है वो होगा थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से क्या लिया गया, थर्मल फिजिक्स ले लिया गया, और इससे क्या लिया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी थर्मोडायनेमिक्स से क्या बन गया, थर्मल फिजिक्स। यानी इसका स्टार्टिंग का पार्ट और इसका लास्ट का पार्ट, इसको मिलाकर क्या, इसका नाम दे दिया गया थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी बताते हैं। थर्मल का क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मीय भौतिकी तथा यहाँ पे अर्धचालक, यहाँ पर युक्तियां कहलाए, जो इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, जो इसका नाम होगा। ठीक है, दोनों में बताया क्या, इसमें भी 4 यूनिट होंगे, इसमें भी 4 यूनिट होंगे। यानी कि दोनों कैसे होंगे, दोनों का बराबर शेयर होगा इस सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अंतर्गत, दोनों का बराबर रोल होगा, इसलिए दोनों को बराबर बराबर यूनिट दिए गए हैं। यानी कि जो भी एग्जाम होगा तब क्या होगा, आधा पार्ट इसमें है, आधा पार्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो इसी में हम कुछ डिस्कस स्टार्ट करते हैं या इसके सिलेबस के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा पार्ट ए का है। यानी पार्ट ए यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हमने पहले ही बताया था, इसमें 4 यूनिट इसके हैं, 4 इसके यूनिट है, और इसी का जो है जो पहला यूनिट है उसी के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट यूनिट है, उसके बाद स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है टॉपिक के अंतर्गत, जो इसका फर्स्ट यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स का, स्टेट फंक्शंस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो होती है, जो कहते हैं ऊष्मागतिकी कहते हैं, और इसमें क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है। जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन की बात करते हैं, तो हमारे 3 फंडामेंटल पैरामीटर होते हैं, जो कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे कहलाते हैं स्टेट फंक्शन।
और इन फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, किस प्रकार का टेम्परेचर है, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत उसकी बात करें कि मैकेनिकल फ्लूइड क्या होता है, इन सब का डिस्कशन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके बाद जो है दूसरी जो हेडिंग हमारी आती है, ये है जीरोथ लॉ, जो कहते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इस जीरोथ लॉ के अंतर्गत क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल नियम है, और इस नियम के अंतर्गत हम क्या टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की गणना करेंगे, यानी बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा कैसा है, टेम्परेचर के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का या ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, और एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारे तीन निकाय आपस में तीनों के टेम्परेचर कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी हमारा क्या हुआ, जीरोथ लॉ कॉन्सेप्ट इस पे है, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एंड टेम्परेचर यानी जो जीरोथ लॉ है, इसमें टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर होता क्या है, कैसे पहचानते हैं कि किसी वस्तु में टेम्परेचर है, सबसे अच्छा तरीके से उस वस्तु को जब टच करते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, और हम जान जाते हैं इस वस्तु, ये वस्तु गर्म है अथवा ठंडी। हम उस कॉन्सेप्ट से जान जाते हैं कि इस वस्तु में कितना टेम्परेचर हो सकता है, गर्म है अथवा ठंडी, हम गणना कर लेते हैं। इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात आती है तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित है, यानी कि ये जो हमारा जो है ऊष्मा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, किसी भी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो ये ऊष्मा क्या होती है, दो भागों में व्यक्त हो जाती है। एक तो क्या होता है, बाह्य कार्य करने में, और एक क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। यानी कि किसी निकाय को ऊष्मा देंगे तो dq क्या होता है, dq बराबर होता है du प्लस dw। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, हिंदी कहते हैं इसको आंतरिक ऊर्जा। देखिए कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी निकाय होता है, उस निकाय की अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होती है, जो कि पहले से ही होती है। अगर हम ऊष्मा देंगे, उसको ऊष्मा दे रहे हैं, उस समय क्या हो जाएगा, वो आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो उसके मान में परिवर्तन में सहायक होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो निकाय है उसके पास कितनी अपनी आंतरिक ऊर्जा है। यदि अधिक मात्रा में होगी तो अधिक सहायक हुई, कम मात्रा में होगी कम सहायक होगी। यानी कि कोई भी निकाय होता है उसकी खुद की अपनी इंटरनल एनर्जी पहले से ही होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हीट एंड वर्क डन, यानी ऊष्मा और यहाँ पर क्या है, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखिए जब भी किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने पर हमने पहले बताया, ऊष्मा देने पर क्या होता है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, दूसरा क्या होगा, कार्य होगा। कार्य क्या होगा, उस निकाय द्वारा जो है उस ऊष्मा पर किया गया कार्य, इसको कि हम लोग dw द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, हीट एंड वर्क डन हो गया। इसके बाद बात करते हैं वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस। अब जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हम वर्क डन निकालते हैं, dw का मान निकालते हैं, उसकी गणना जो है इसके अंतर्गत करेंगे। हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रम, यानी एक ऐसा प्रक्रम इसमें कि ऊष्मा का मान किसी भी अवस्था में परिवर्तित ना हो। दूसरा हमारा क्या होता है, कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी क्या होता है, इसमें ऊष्मा ना तो ली जाती ना तो ऊष्मा दी जाती है। ये हमारा वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसके बाद इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या होती है, किसी भी निकाय को हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारा जूल थॉम्सन की बात करते हैं, प्रारंभिक मान और अंतिम मान जो हमारा है, दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, जूल थॉम्सन में हमारा क्या होता है, बराबर होता है, जो कहते हैं H बराबर, इस इंथैल्पी में क्या होता है, H के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि U प्लस PV के बराबर होती है। इसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। देखिए Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp और Cv में एक मेयर ने संबंध बताया था, क्या बताया था, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यानी गैस कांस्टेंट के बराबर होगी। यानी Cp का मान क्या हो जाएगा, सदैव ही Cv से अधिक होगा, और इन दोनों में संबंध भी है, Cp और Cv इक्वल टू गामा, इसके बराबर भी प्राप्त होता है। तो क्या है, इस रिलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला आता है हीट इंजन। हीट इंजन एक ऊष्मा इंजन,
डिफरेंट प्रकार के ऊष्मा इंजन हैं, जैसे कार्नोट साइकिल, कार्नोट आइडियल साइकिल, कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर और कार्नोट थ्योरम। ये डिफरेंट प्रकार के इंजन्स जो हैं उसके बारे में हम गणना करेंगे, बताएंगे कि किस प्रोसेस पर ये आधारित है। कोई हीट इंजन पे आधारित है, कोई रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पे आधारित है। इन डिफरेंट प्रकार के इंजन होंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है, ये इंजन कितना इफिशियंट है, यानी कितना आउटपुट दे सकता है, इसकी दक्षता कितनी है। जो हीट इंजन है इसकी इफिशियंसी के बारे में बताएंगे कि ये 100% इफिशियंट है या 50% है या 80%। ये होती है जो डिफरेंट प्रकार की हीट इंजन होंगी उन सभी की दक्षता, यानी कितना परसेंट जो है ये ऊष्मा लेकर उसको कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी गणना करेंगे, जो उसको कहेंगे इफिशियंसी। ठीक है। इसके बाद आता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्रकार के कार्नोट इंजन। पहले हीट इंजन आया, इसके बाद क्या है कार्नोट। कार्नोट, साथ ही कार्नोट ने क्या किया था, डिफरेंट प्रकार के इंजन बताए। जैसे इन्होंने बताया कार्नोट आइडियल हीट इंजन, फिर क्या आया कार्नोट थ्योरम आ गई। कहने मतलब इन्होंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस हो, उस प्रोसेस को चलाने के लिए एक जो हमारा इंजन है वो पर्याप्त नहीं, यानी कि प्रोसेस उसमें एक से अधिक होंगे। अगर प्रोसेस लगातार चलेगा तो कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक प्रोसेस के द्वारा पूरा हो जाए, उसमें कम से कम दो प्रोसेस होंगे, यानी कि उसको लगातार चलाने के लिए रिवर्सिबल तथा इररिवर्सिबल दो इंजनों को लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो इंजन लगातार चलता रहे। अगर हीट इंजन की बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक इंजन लगाया जा रहा है, इसके द्वारा ये प्रोसेस क्या होगा, लगातार नहीं चल सकता। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर दो इंजन लगाने पड़ेंगे और प्रोसेस हमारा क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने यहाँ पे बताया बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर था। सेकंड सेमेस्टर के पेपर का नाम बताया थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और इसी में थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत हमने क्या इसका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस के बारे में बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।